welcome back to day 5 of 7 days React.js एंड Firebase लर्निंग चैलेंज। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने फायरस्टोर को सीख लिया, ऑथेंटिकेशन सीख ली, सेटअप करना सीख लिया। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और डेटाबेस जिसे हम बोलते हैं रियल टाइम डेटाबेस। लास्ट जो हमने सीखी वो फायरस्टोर, उसको भी हम सेम मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और रियल टाइम डेटाबेस को भी हम सेम मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी हम डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर भी हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं और जो हम करने वाले हैं। तो ये डेटाबेस आपकी इस्तेमाल होती है जब स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन फायरस्टोर आपका इस्तेमाल होता है जब आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट करना हो जिसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हो, देन आपका फायरस्टोर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो स्मॉल लेवल एप्लीकेशंस है उनके लिए रियल टाइम डेटाबेस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इससे पहले मेक श्योर अगर आपको ये चैलेंज पसंद आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। रियल टाइम डेटाबेस को सेटअप करने के लिए आप अगेन अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद होंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ऑथेंटिकेशन, क्लाउड, फायरस्टोर, होस्टिंग, स्टोरेज। आप चाहे यहाँ पे सी ऑल बिल्ड फीचर के ऊपर क्लिक कर दो तो यहाँ पे भी आपको जो रियल टाइम डेटाबेस है वो नज़र आ जाएगी। अदरवाइज आप बिल्ड के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास लास्ट पे भी आ रही है रियल टाइम डेटाबेस, सेकंड लास्ट पे। आप चाहे जहाँ से मर्जी क्लिक कर दो, क्लिक करोगे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पर जो इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही है आपने उसको एज़ इट इज़ रहने देना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर इसके बाद इसके आ रहे हैं सिक्योरिटी रूल, आप इसको स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक कर सकते हो और आप इसको स्टार्ट इन लॉक मोड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। आप इसको लॉक के अंदर ही रहने दो, हम जाके बाद में इसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपने इनेबल कर देना है और थोड़ा-सा वेट करना है, आपकी रियल टाइम डेटाबेस सेटअप हो जाएगी। इतना आसान है फायरबेस के अंदर डेटाबेस को सेटअप करना। ये आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास डाटा, रूल्स, बैकअप, यूसेज और एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है। अब इसके बाद आप इसके ऊपर जो रूल्स हैं इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। जो आपने वहाँ पे रूल सेट किए थे वही वाले रूल आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रीड फॉल्स और राइट फॉल्स, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे ट्रू और ट्रू। क्योंकि हम काम कर रहे हैं लोकल होस्ट से तो इसलिए हमारा डाटा यहाँ पे ऐड नहीं होगा जब तक हम इसको यहाँ पे ट्रू नहीं करेंगे। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे फायर होस्टिंग पे या किसी भी होस्टिंग पे, देन हम इसको अगेन चेंज कर देंगे। उसके बाद आप आ जाओ डाटा के ऊपर। अब जो भी चीज़ आप डाटा के अंदर एंटर करोगे ना वो आपके पास यहाँ पे शो होगी। अब हमारे जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है वो सेटअप हो गई है। अब आएंगे हम अपने कोड के अंदर। ये हमारा कोड आ गया और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू, ये हमने इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर दिया। अब हमने चूंकि इसको सेटअप करना है, अब जिस तरह से आपने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा, हमने किसी भी पैकेज को सेटअप करना है उसके लिए हम उसको पहले इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे गेट डेटाबेस, यहाँ पे गेट डेटाबेस और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ पे हम लिखेंगे फायरबेस और स्लैश डेटाबेस। जो फायरबेस की डेटाबेस है ना वहाँ से आप इसकी जो डेटाबेस है उसको गेट करो। जब उसको आप गेट कर लो फिर उसके बाद आप क्या करो, एक यहाँ पे एक एक्सपोर्ट करो कांस्टेंट को जिसका आप नाम दो डीबी। डीबी के लिखने के बाद ये जो आपके पास गेट डेटाबेस आ रही है ना इसको यहाँ पे आप लगा दो गेट डेटाबेस और गेट डेटाबेस के अंदर आपकी ऐप की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको पास कर दो इसको। अब ये जो डेटाबेस है इसकी मदद से हम इस पूरी डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके बाद आप आ जाओ अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो जिसका हम नाम रख दो यूजर्स। यूजर्स और यूज़र के अंदर आप सबसे पहला एक कंपोनेंट क्रिएट करो, उसे हम बोलेंगे ऐड यूज़र। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र को ऐड करेंगे, ऐड यूज़र डॉट JSX। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन, चाहे आप सिंपल फंक्शन यूज़ कर लो या एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐड यूज़र और इसके अंदर हम लगा देंगे रिटर्न और रिटर्न के अंदर फिलहाल के लिए हम सिंपल एक ना टेक्स्ट प्रिंट करवा लेंगे जिसके अंदर हम लिख देंगे ऐड डाटा और इसको साथ में हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ऐप ये हमारे पास ऐड डाटा, सॉरी ऐड यूज़र ये वाला। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे ऐप डॉट JSX के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड यूज़र, ऑटोमेटिकली स्टेशन आ जाएगी। इसको कट करके हम यहाँ पे इसके नीचे लगा देंगे ऐड यूज़र को। इसके नीचे लगा दिए हमारे पास आ गया ऐड यूज़र। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो डाटा उसको क्रिएट कर लेंगे। अब हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एक फार्म। तो हम यहाँ पे एक फार्म क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं इसके नीचे एक डिव ले लूँगा
और इसको मैं क्लास लगा दूंगा फार्म, क्लास और फार्म। ठीक हो गया। अब इस फार्म को हमने थोड़ा सा स्टाइल करके रखा हुआ था स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर। जब हम अपने को जो ये 7 डेज चैलेंज इसको स्टार्ट कर रहे थे, तब हमने ये थोड़ी सी स्टाइलिंग की थी। अब इसी को मैं इसके साथ लगा दूंगा ताकि मेरी जो इनपुट्स हैं वो थोड़ी सी बेहतर नजर आए। तो यहाँ पे इम्पोर्ट लिखूंगा, इम्पोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे डबल डॉट स्लैश, और यहाँ पे क्योंकि हमें फोल्डर के अंदर भी नेविगेट करना है, तो ये मैं मेन फोल्डर के अंदर आ गया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक हो गया। अब ये लिखने के बाद ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया, इसका मतलब है कि मैंने इसको सही इंपोर्ट कर लिया है। फिर इसके अंदर हम एक लेंगे इनपुट का टैग, जिसको हम टाइप दे देंगे टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर हमने टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है। फिर इसके बाद इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे नेम, नेम इसका मैं रख दूंगा नेम, और साथ में इसको हम लगा देंगे प्लेस होल्डर। इसके अंदर हम दे देते हैं इसको नेम, यहाँ पे आप अपना नेम लिखो, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा 3 दफ़ा। अब सेकंड के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका नेम ईमेल, और इसकी जो टाइप है वो भी कर दूंगा ईमेल, यहाँ पे ईमेल, और ये जिसका प्लेस होल्डर है उसको भी मैं कर दूंगा ईमेल। फिर उसके बाद मेरे पास लास्ट पे आ रही है नंबर, तो मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा नंबर। मैं इंस्टेड ऑफ नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज, ताकि थोड़ा सा आसान रहेगा। एज, और यहाँ पे भी एज, यहाँ पे आप अपनी एज को इंटर करो। इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए सबमिट के लिए, तो यहाँ पे एक बटन लूंगा और जिसको मैं नाम दे दूंगा ऐड यूज़र। यहाँ पे ऐड यूज़र नाम दिया, तो ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया। अब ये जो डाटा है ये सारा मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के इसको सबमिट करवाना है फायरबेस डेटाबेस के अंदर। अब सबसे पहले मैं इसको मैनेज करूँगा स्टेट की मदद से। यहाँ पे मैं स्टेट लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट, और सबसे पहले इसको दूंगा यूज़र, और फिर उसके बाद सेट यूज़र, सेट यूज़र्स। इससे बाहर आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर हम एक खाली ऑब्जेक्ट लेंगे, इसके अंदर हम पास कर देंगे नेम एक की। फिर उसके बाद मैं पास कर दूंगा इसके अंदर ईमेल। मैं हर इनपुट के लिए अलग अलग स्टेट नहीं ले रहा, मैं एक ही स्टेट के अंदर उन सबको मैनेज कर रहा हूँ, जो कि बेस्ट अप्रोच है। यहाँ पे एज, और यहाँ पे ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम इसकी वैल्यू के अंदर, इसको यहाँ पे मैं वैल्यू लगाऊंगा, वैल्यू इसको लगा दूंगा यूज़र डॉट, यहाँ पे यूज़र डॉट नेम, कि जो नेम के अंदर चीज़ होगी वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नेम के अंदर कोई भी वैल्यू देता हूँ, जिस तरह से मैं इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में बाबर लिख देता हूँ, फिर सेव करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हैंडल करते हैं रिएक्ट के अंदर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर। तो थोड़ा सा इसको ना अच्छे वे में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें सही से नजर आए। अच्छा, अब उसके बाद ये ईमेल के लिए भी सेम हम ये वाला मेथड लगाएंगे। सेम उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं वैल्यू दूंगा, यहाँ पे वैल्यू उसको मैं दे दूंगा यूज़र और डॉट ईमेल। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन इसको दे दूंगा एक वैल्यू और यूज़र, और इसको मैं दे दूंगा डॉट एज, एज के लिए। तो ये तीनों वेरिएबल्स मेरे पास डिक्लेयर होगी। अब मसला क्या है कि जब हम एक दफ़ा स्टेट के अंदर वैल्यूज लगा देते हैं ना, जिस तरह से मैंने इसको नेम भी लगा दी, मैं इसके अंदर ईमेल लगा दी, अब इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी फिक्सिंग वैल्यू ये वाली होती है, इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करवाने के लिए हमें इसके ऊपर इवेंट लगाना पड़ता है। अब ये भी बहुत सिंपल है कि हम एक ही इवेंट को सब के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अगर हम अलग अलग स्टेट लेते तो अलग अलग इवेंट्स भी लगाने। अब यहाँ पर हम एक इवेंट लगाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे कांस्टेंट और हैंडल इनपुट चेंज, कि जब हम इनपुट को चेंज करें तो इसका डाटा चेंज हो, तो हैंडल इनपुट चेंज। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके अंदर मैं दे दूंगा ए, पास कर दूंगा ए को, उसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं अगेन कांस्टेंट पास करूंगा, इसके अंदर मैं पास करूंगा नेम और वैल्यू, क्योंकि जो नेम और वैल्यू है ना, मैंने इसकी मदद से इसको हैंडल करना है। यहाँ पे नेम और यहाँ पे वैल्यू। ठीक हो गया। इसको मैं इक्वल कर दूंगा और मैं रख दूंगा ए डॉट टारगेट, ये जिसका नेम है और उसकी वैल्यू उसको आप टारगेट करो। उसको टारगेट करने के बाद सिंपल है, टारगेट करने के बाद आप क्या करो, जो सेट यूजर है ना, ऊपर मेरे पास आ रहा है स्टेट, तो इसके अंदर आप क्या करो, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से सारा डाटा इसके अंदर पास कर दो, जो डाटा मेरे पास अपडेटेड डाटा आएगा। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा यूज़र, फिर इसके बाहर आऊँगा, और उसके बाद मैं इसके अंदर लगा दूंगा नेम और वैल्यू को इक्वल, कि जो नेम और वैल्यू है उसको आप कंपेयर करो। यहाँ पे नेम और यहाँ पे वैल्यू सेव किया। अब ये जो हैंडल इनपुट है ना, मैं सब के ऊपर लगा दूंगा जितने मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं। ये मेरे पास आ रहा है तो इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ऑन चेंज, कि जब इनपुट मेरी चेंज हो तो ये वाला फंक्शन मेरे इसके ऊपर लग जाए। तो सेम यहाँ पे भी लगा दूंगा ऑन चेंज, तो ऑन चेंज के ऊपर सेम ये वाला फंक्शन लग जाए। और ये मेरे पास जो है इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ऑन चेंज पर, यहाँ पे लगा दूंगा ऑन चेंज, कि जब चेंज हो तो आपका ये वाला फंक्शन लग जाए। ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँ।
अभी मेरे पास इनपुट्स जो है रेडी होगी। अब इसके अंदर मैं कुछ भी डाटा जो है इंटर कर सकता हूँ। पहले मैं इसके अंदर डाटा जो है इंटर नहीं कर पा रहा था। अब ये जो बटन है मेरे पास सबमिट वाला, इसके ऊपर मैं एक लगाऊंगा फंक्शन। इसके ऊपर पहले इवेंट लगाऊंगा ऑन क्लिक के अंदर हम लगा देंगे हैंडल सबमिट। अभी ये हैंडल सबमिट है, इसको हम ऊपर डिफाइन करेंगे। इसको जब से कॉपी करते हैं और ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मैं कांस्टेंट और इसका मैं नाम दे दूंगा हैंडल सबमिट, कि जब भी सबमिट बटन को क्लिक किया जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई भी इनपुट जो है ना वो मेरे पास खाली ना हो। तो मैं यहाँ पे इसको कंडीशन चेक करूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा इफ नॉट यूजर नेम, यूजर का नेम जो है वो कोई अगर कोई इंटर नहीं करता, बाहर के लिए अलग अलग भी ले सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे इकट्ठी ले रहा हूँ सबके लिए। अगर यूजर जो है यहाँ पे यूजर, अगर नॉट यूजर डॉट ईमेल, अगर कोई ईमेल भी नहीं देता, फिर उसके बाद मैं इसको लगा दूंगा अगर नॉट यूजर डॉट एज, अगर कोई बंदा एज भी नहीं देता, ईमेल भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, या इनमें से कोई एक फील्ड भी फिल नहीं करता, तो उसके पास एक अलर्ट आ जाएगा कि फिल दिस फॉर्म, फिल दिस फॉर्म, और साथ में इसको लगा देंगे रिटर्न। सिंपल रिटर्न पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू दिए बगैर ऐड क्लिक करूंगा, मेरे पास आएगा फिल दिस फॉर्म। ठीक हो गया। अब मैं फॉर्म को खाली नहीं छोड़ सकता, तो ये कंडीशन आपने लगानी है। अगर आप फॉर्म इस तरह का है कि जिसके अंदर आपने जो फील्ड्स हैं वो आपने लाजमी लेनी है। इसके अलावा आप जो HTML का रिक्वायर फंक्शन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपका ये लग गया, उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पुश। अब ये जो पुश है ना, ये फायरबेस जो रियल टाइम डाटाबेस है ना उसके अंदर फंक्शन है। जब हम पुश लिखेंगे तो ये हमारे पास ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। ये यूज यहाँ मैं खत्म करूंगा यहाँ पे पुश, और इसके अंदर फायरबेस और डाटाबेस। ये पुश इसके अंदर डिफॉल्ट फंक्शन है। पुश के अंदर हम लगा देंगे ऐड। यहाँ पे इसके अंदर पुश किया, फिर उसके अंदर इसके अंदर हम लगा देंगे, सॉरी ऐड नहीं, इसके अंदर हम लगाएंगे रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या है कि किस रेफरेंस के अंदर डाटा ऐड हो। अब ये जो रेफरेंस है ना, ये भी आपका है जो रियल टाइम डाटाबेस के अंदर है, इसने ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट कर लिया। मेरा मकसद आप लोगों को एक एक चीज़ समझाना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें बोरिंग लग रही हो, लेकिन मैं उनको इस तरह से सिखाना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें भूले ना। अच्छा, पुश के अंदर डाटा को पुश कर दो, किसके अंदर रेफरेंस दो। अब रेफरेंस के अंदर आप दो चीज़ें पास करते हो। सबसे पहले नंबर पे आप इसको पास करते हो डीबी, कि किस डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे मैं डीबी लिखूंगा, और ये डीबी मेरे पास आ रही है या जो मेरे पास फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसके अंदर, यहाँ पे ये ऊपर मेरे पास ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगी। अच्छा, जब ये इंपोर्ट होगी उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब मैं इसको दूंगा कि किस टेबल के अंदर जाके मेरा डाटा स्टोर हो या कौन सी कलेक्शन बने, तो मैं इसके अंदर दे दूंगा यूजर्स। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे दे दूंगा यूजर टेबल, तो मुझे उधर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम PHP MySQL के अंदर करते हैं कि अलग टेबल बनाया और उसको डाटाबेस को अलग से डिफाइन किया, इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने जस्ट फ्रंट एंड से ही जो टेबल्स हैं उनको क्रिएट कर लेना। कोई फील्ड ऐड करनी है, कोई फील्ड रिमूव करनी है, आपने इधर से कर लेनी है। यही जो डाटा है ना, जिस सन डाटा, इसका फ़ायदा है। अच्छा, जब ये आपके पास लग गया कि हमने डीबी भी दे दी, उसके बाद यूज़र्स भी दे दिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएँगे को कौन सा डाटा इसके अंदर स्टोर करवाना है। तो सिंपल हम पास कर देंगे कि यूज़र्स, कि जितने भी यूज़र्स का डाटा है वो सारा इसके अंदर स्टोर करवा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना। सिंपल जब भी मुझे इसके अंदर इनपुट्स की फील्ड इंक्रीज़ करनी है, तो यहाँ पे मैंने इसके जो ऑब्जेक्ट्स की है वो बढ़ाते जाना है, और साथ में इनपुट जो है उनको बढ़ाना है, और सिंपल उसको डिफाइन करना है कि ये इनपुट के लिए ये वाला की, और इस इनपुट के लिए ये वाली की। बाकी मुझे डाटा सबमिट करने के लिए जस्ट इसको बताना है कि भाई रेफरेंस दो, जिसके अंदर डीबी के अंदर हमने दे दिया कि फलां वाली डेटाबेस, फिर उसके अंदर यूज़र्स वाला एक टेबल बना दो, फिर उसके बाद ये जो यूज़र का जितना भी डाटा है ना वो इसके अंदर पास कर दो। दैट्स ऑल, इतना हमने लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे शुरू कर देना देन। जब ये मेरे पास हो जाए, देन क्या करो, देन इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास कर दो। ये मैं अपने से लगाऊंगा, और मुझे एक अलर्ट शो करवा दो कि यू डाटा हैज़ बीन एडेड, अलर्ट, और यहाँ पे आ गया डाटा एडेड। ठीक हो गया। अब जब डाटा ऐड हो जाएगा ना, तो ये फॉर्म मेरे पास फिल रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये मेरे पास हो जाए, फिर उसके बाद मेरा फॉर्म जो है वो भी एम्प्टी हो जाए। तो यहाँ पे लिखूँगा सेट यूज़र, कि जब ये हो जाए तो मेरे पास जो सेट यूज़र के अंदर जितना भी डाटा है, चाहे नेम है, वो भी मेरे पास एम्प्टी हो जाए। फिर उसके बाद जो मेरे पास ईमेल है वो भी मेरे पास एम्प्टी हो जाए। फिर उसके बाद मेरे पास जो एज है वो भी एम्प्टी हो जाए यहाँ पे।
ठीक हो गया। अब ये मैंने सारा दे दिया, लेकिन अगर मेरे पास कोई एरर आ जाता है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कैच ब्लॉक, डॉट कैच ब्लॉक यहाँ पे, और कैच के अंदर मैं एरर को पकड़ूंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा एरर, और यहाँ पे इसके अंदर लगा दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर मैं पास कर दूंगा एरर। फिर इसके अंदर मैं लगा दूंगा अलर्ट, और अलर्ट के अंदर पास कर दूंगा फेल्ड एड यूजर। सेव किया। अब इसके अंदर कोई भी मैं डाटा देता हूँ, जिस तरह से मैं दे देता हूँ बाबर, ईमेल दे देता हूँ abc@gmail.com, और एज में दे देता हूँ 25, और मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐड यूज़र। जैसे ऐड किया, थोड़ा सा आपने वेट करना है। ये वैसे ना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा सा नेट का इशू, थोड़ा सा वेट करना भी पड़ सकता है। ये मेरे पास अलर्ट आ गया, डाटा एडेड, और इसको हमने कर देना ओके। ओके किया, और ये वाली मेरी फील्ड्स भी एम्प्टी होगी, और अब मैं जाऊँगा अपने डाटाबेस के अंदर, देखूँगा मेरे पास डाटा आया कि नहीं। ये देखो मेरे पास उसी टाइम यूज़र वाला एक टेबल बन गया, और इसके अंदर मेरे पास उसकी ऑटोमेटिकली एक आईडी डिफाइन होगी, और एज, ईमेल और नेम जो मैंने वैल्यू वहाँ पे दी थी, वो वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे स्टोर होगी। अब यहाँ पे मैं 2-3 और वैल्यूज़ और दे देता हूँ, जिस तरह से मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ ds, और ईमेल में कर देता हूँ ds@gmail.com। कुछ भी मैं रैंडम से डाटा दे रहा हूँ, और एज में 34 क्लिक किया तो डाटा एडेड, और उसी टाइम मेरे पास यहाँ पे अलर्ट भी आ रहा है, और ये जो ग्रीन होकर ना यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। मतलब फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के अंदर हमें डाटा को एक्सेस करने के लिए पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता। पहले हम क्या करते थे, अगर डाटा को हमने करवाना ना रीलोड किए बगैर, तो हमें एजेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता था जब हम ये क्वेरी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। अब ये क्वेरी का जो सॉरी ये क्वेरी नहीं, हमारे पास एक एजेक्स, अब एजेक्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली डाटा को यहाँ पे अपडेट करवा सकते हो। जो फायरबेस है, ये तो है ही ना रियल टाइम डाटाबेस, तो ये तो उसी वक्त हमारा डाटा जो है ना रियल टाइम, मतलब उसी टाइम में। अब यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करते हैं, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ साबर, और यहाँ पे लिख देता हूँ sa@gmail.com, और एज इसकी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 22, और ऐड किया, ये मेरे पास उसी वक्त डाटा यहाँ पे आ जाएगा इधर। ये देखिए मेरे पास उसी टाइम डाटा यहाँ पे आ गया, और मेरे पास अलर्ट भी आ गया, उसको ओके करेंगे, और ये मेरे पास डाटा भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ आप रियल टाइम डाटाबेस की मदद से डाटा को आप फायरबेस डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करवा सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम इस डाटा को शो किस तरह से करवा देते हैं। डाटा हमने ऐड तो कर दिया, लेकिन अभी ये डाटा जेसन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे स्टोर हुआ है। अब जेसन फॉर्मेट डाटा को हमने पेज के अंदर शो किस तरह से करवाना है दोस्तों, वो भी इंतहाई सिंपल है। अब डाटा को गेट करने के लिए हम अगेन यूजर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, जिसका हम नाम दे देंगे यूजर लिस्ट डॉट JSX, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि इसी नेम से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर लेना है, तो यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, और हमारे जो कंपोनेंट है उसका नाम, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे, और रिटर्न के अंदर लगा देंगे एक LI का टैग, या सॉरी एक हम लगा देंगे H2 का टैग, और इसको हम दे देंगे सिंपल यूज़र लिस्ट। ये मेरे पास यूज़र की लिस्ट यहाँ पे जनरेट होगी, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट करने के बाद यूज़र लिस्ट। अब इस यूज़र लिस्ट को भी हम app.jsx के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र लिस्ट यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे इसके नीचे कर देंगे इंपोर्ट यहाँ पे। ठीक हो गया। तो मेरे पास अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे यहाँ पे यूज़र लिस्ट, और यूज़र लिस्ट पर आई थिंक हमने सही से, अच्छा हमने यहाँ इसके साथ .jsx लगाया हुआ है, उसको ख़त्म किया। पेज को रीलोड करते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ गया यूज़र लिस्ट। अब यूज़र लिस्ट के अंदर हमने डाटा को शो करवाना है। अब देखो दोस्तों, अब डाटा हमारा हमारे पास होना है एरे के अंदर, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेट के अंदर एरे लूँगा, कांस्टेंट लिखूँगा, फिर इसके अंदर दूँगा यूज़र्स, और उसके बाद मैं दे दूँगा सेट यूज़र्स, यहाँ पे सेट यूज़र्स, स्टेट लगा दिया। फिर उसके बाद इसको हम देंगे यूज़ स्टेट, और इसको हम फिलहाल के लिए एम्प्टी एरे पास कर देंगे। एम्प्टी एरे पास किया, क्योंकि डाटा हमारे पास आना है एरे के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे यूज़ इफेक्ट का, कि हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करें। यूज़ इफेक्ट के अंदर हम एक एरो फंक्शन पास कर देते हैं यहाँ पे, और इसका नाम दे देंगे कांस्टेंट, जिसको हम नाम दे देंगे यूज़र रेफ, और यूज़र रेफ को हम इक्वल कर देंगे रेफरेंस के। और ये रेफरेंस मेरा कहाँ से आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा रियल टाइम डाटाबेस है वहाँ से, यहाँ से रेफरेंस। अब इस रेफरेंस के अंदर देंगे कि हमें कहाँ से डाटा चाहिए। सबसे पहले हम देंगे अपनी डाटाबेस का नाम, तो मैं यहाँ पे दूंगा DB। अब DB मेरे पास कहाँ पे है,
फायर जो हमारे पास फायर कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है उसके अंदर, ये हमारे पास है ना फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल इसके अंदर मेरे पास है। अब मैंने इसको रेफ़रेंस दिया कि डीबी के बाद मैं इसको दूँगा हमारे टेबल का नाम। हमारे टेबल का नाम है यूज़र्स, मैं यहाँ पे यूज़र दे दिया। अगर आप यहाँ पे डेटाबेस के अंदर चेक करो तो इसका नाम यूज़र्स ही है ये वाला। क्योंकि हम एट द सेम टाइम मल्टीपल जो टेबल्स हैं वो भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना। तो जब भी जिस भी टेबल का डाटा लेना है तो उसका उसका हम यहाँ पे नाम देंगे। जब ये दे दिया फिर उसके बाद आपने सिंपल लिखना है यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे जब अगर इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद होती है ऑन वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम पास कर देंगे यूज़र रेफरेंस, यूज़र रेफरेंस ये वाला। तो यूज़र रेफरेंस के अंदर जब ऑन वैल्यू का मतलब है कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू हम गेट करवा रहे हैं 10, जब उसके अंदर कोई वैल्यू आ रही है फिर उसके बाद इसके अंदर एक हम फंक्शन पास कर देंगे। इसके अंदर पास कर दूंगा स्नैपशॉट। एरो फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे नाम और कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल जस्ट आपने इतना सा करना है, फिर आपने लिखना है यहाँ पे कांस्टेंट और फिर आपने लिखना है यहाँ पे डाटा इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट वैल्यू, यहाँ पे वैल और इसको इक्वल कर दिया। अब ये जो डाटा वेरिएबल है ना इसी के अंदर मेरे पास जो डाटा है वो स्टोर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कंडीशन इफ़ डाटा, अगर डाटा मेरे पास यहाँ पे स्टोर है इसके अंदर, देन क्या करो, देन यहाँ पे एक कांस्टेंट लो जिसका हम नाम दे दो यूज़र एरे। यूज़र एरे नाम से एक मैंने वेरिएबल ली, इसको मैं इक्वल कर दूंगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्योंकि हमारा डाटा होना है ऑब्जेक्ट्स के अंदर डॉट इंटाइटीज। ऑब्जेक्ट्स डॉट इंटाइटीज का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम दे रहे थे नेम एज ईमेल वो वाली जो हम कीज दे रहे थे इंटाइटीज, इसको हम यहाँ पे गेट करते हैं थ्रू डाटा। यहाँ पे डाटा पास किया फिर इसके बाद इसको हम कर देंगे मैप, कि डाटा को मैप करो। मैप करने के बाद आप क्या करो, इसके अंदर आप जो डाटा आईडी को अलग कर दो, यूज़र को अलग कर दो। यहाँ पे मैं इसके पास कर दूंगा आईडी और से यूज़र, इसको मैंने पास किया। फिर इसे बाहर आएंगे यहाँ पे और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा यहाँ पे अगेन पेरेंथेसिस के अंदर मैं पास कर दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह से। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब आप जो ऑब्जेक्ट है उसको डीस्ट्रक्चर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग का अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए अलग से वीडियोस मेरी मौजूद है, आप उनको देख सकते हो। यहाँ पे हमने सिंपल आईडी देना यहाँ पे। अब सिंपल इसके अंदर क्या कि हमने एक यूजर एरे लिया, एरे के अंदर हमने दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने दे दिया इंटाइटीज, इंटाइटीज के अंदर हमने दे दिया डाटा। अब डाटा के अंदर क्या है, हमारा सारा डाटा मौजूद है। अगर इसको मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करवाऊंगा ना तो मेरा सारा डाटा ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा होगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंसोल और मैं इसके अंदर डाटा लिख देता हूँ, ठीक हो गया। और इसके अंदर क्या है कि मैंने उस डाटा को अलग अलग भी तो लेना है ना, क्योंकि मैंने उसका वो ऑब्जेक्ट की सूरत में तो नहीं प्रिंट करवा सकता। तो मैं देन इसको आईडी पास कर दूंगा और साथ में स्प्रेड ऑपरेटर लगा के यूज़र की जो फील्ड है उन सबको मैं इसके अंदर स्टोर करवा दूंगा, क्योंकि मेन जो डाटा है ना वो मुझे चाहिए अलग अलग, सेम नहीं चाहिए। अच्छा, जब ये हमारे पास लग गया, एक दफ़ा मैं इतना आपको लगा के ना जो डाटा वो आपको चेक भी करवाता हूँ, मेरे पास वहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे कॉमा कॉमा लगाने के बाद अ, ये ब्रैकेट्स जो हम यूज़ इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट आ रहा था ये वाला, और यहाँ पे मैं इसके कंसोल के अंदर आता हूँ। कंसोल के अंदर इंस्पेक्ट और कंसोल। अब देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा डाटा मौजूद है। मैं अगर आपको ऑब्जेक्ट को ओपन करके दिखाऊं, ये देखिए कंसोल और ये ऑब्जेक्ट, ये नीचे इसको ख़त्म करते हैं। अब इसको रीलोड करते हैं तो वो कंसोल के अंदर एरर काफ़ी आ जाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास आ गया। अब इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये सारा डाटा मौजूद है, एज, ईमेल, बाबर। अब इस डाटा को हमने रीस्ट्रक्चर करके अपने पेज के अंदर शो करवाना है। उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट का और इंटाइटीज। इंटाइटीज क्या करती हैं, उसकी नेम ईमेल को अलग अलग करती हैं। तो आईडी उसकी अलग स्टोर होगी और जो यूज़र है वो उसको हमने अलग से स्टोर करवा दिया। जब ये हमारे पास हो गया, देन हमें ये डाटा यहाँ पे तो नहीं चाहिए, हमें ये डाटा चाहिए फार्म के अंदर, इसके अंदर चाहिए यूज़र है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा सेट यूज़र्स। जब सेट यूज़र्स के अंदर पास किया, इसके अंदर पास कर दूंगा यूज़र एरे। यहाँ पे यूज़र एरे के अंदर पास कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे एल्स। अगर ये मेरे पास नहीं होता देन एल्स में क्या करो, एल्स के अंदर मेरे पास ले लिया सेट यूज़र्स और मेरे पास जो डाटा है वो बिल्कुल एक एम्प्टी एरे कर दो। यहाँ पे मैं एम्प्टी एरे पास कर दूंगा। अगर मेरे पास डाटा वहाँ पे मौजूद नहीं होता, इसके अलावा कोई कंडीशन होती है तो इसको आप एम्प्टी कर दो। अब ये यूज़र है ना, इसके अंदर मेरा सारा डाटा मौजूद है। अब इसकी मदद से मैं डाटा को कहीं भी शो करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे आएगा आऊँगा मैं, यहाँ पे मेरे पास यूज़र लिस्ट लगी हुई है, इसके अंदर मैं एक ब्रैकेट्स लूँगा और इसके अंदर लिखूँगा मैं यहाँ पे यूज़र्स डॉट मैप। यूज़र्स को मैप करो, मैप के बाद इसके अंदर आप पास कर दो यूज़र, एक यूज़र पास कर दो। फिर इससे बाहर आ जाए और यहाँ पे आप पास कर दो प्रिंसेस। प्रिंसेस के अंदर आप क्या पास करो, एक एल आई पास कर दो
और li के अंदर आप पास कर दो यूज़र का नेम, यहाँ पे यूज़र डॉट नेम, नेम पास किया, सेव किया, तो ये मेरे पास आ गए यूज़र के नेम जो मैंने वहाँ पे दिए थे। मगर इसको थोड़ा ज़ूम करूँ तो ये देखें जो मैंने वहाँ पे नेम दिए थे वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गए, ये देख सकते हैं बाबर, DS और साबर, वो मेरे पास प्रिंट हो गए। अब मुझे इसके साथ इनकी ईमेल को भी प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं डैश लगाऊंगा और इसी के साथ मैं लिख दूंगा यहाँ पे यूज़र डॉट ईमेल। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से शो करवाना चाहते हो। अगर आप इसको शो करवाते हो टेबल के अंदर शो करवा सकते हो। अगर आप इसको LI के अंदर शो करवाना चाहो तो LI के अंदर शो करवा सकते हो। वो टोटल अब आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से करते हो। लेकिन अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो उसको मैं ज़रूर जो है ना आंसर कर दूंगा। फिर इसके बाद यूज़र की एज में प्रिंट करवा देता हूँ, यूज़र डॉट एज, तो मेरे पास यूज़र की जो एज है वो भी इसके साथ प्रिंट होगी। अब जितना भी डाटा वो हमने इसके साथ प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसके साथ एक डिलीट वाला बटन भी लगा देता हूँ, क्योंकि हमने डाटा को डिलीट भी तो करवाना है ना, इधर शो तो नहीं करवाई रखना। तो यहाँ पे लिखूंगा बटन और बटन के अंदर मैं कर दूंगा यहाँ पे एक डिलीट वाला, मतलब एक डिलीट का बटन लगा देंगे। इसके अंदर हम लगा देंगे ऑन क्लिक, कि अब इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए। यहाँ पे जब इसके ऊपर फंक्शन चले तो इस फंक्शन का हम नाम रख देंगे हैंडल और डिलीट। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डिलीट, और डिलीट के अंदर आप पास कर देंगे यूज़र डॉट ID, क्योंकि जब भी हमने डिलीट करना है ना तो हमने किसी एक स्पेसिफिक को डिलीट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगा यूज़र ID। जब ये पास कर दिया, अब ये हम ऊपर आ जाएंगे और अपना एक डिलीट वाला फंक्शन लगाएंगे। तो सिंपल इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्टेंट, इसका नाम रखूँगा हैंडल डिलीट, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ID कि किस ID का जो डाटा वो आपने डिलीट करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे इसके अंदर कॉन्स्टेंट, और उसका नाम देंगे अगेन यूज़र रेफरेंस, किस यूज़र रेफरेंस को आपने डिलीट करना है। अगेन इसके अंदर हम रेफरेंस पास करेंगे, रेफरेंस ये वही होगा हमारे पास रियल टाइम डाटाबेस वाला, ठीक हो गया। जब इसको हमने पास कर दिया, फिर इसके अंदर हम अगेन इसको देंगे DB की कौन सी डाटाबेस से डाटा डिलीट करना है। यहाँ पे उस वो दिया, फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ पे बैकटिक्स लगा के देना टेबल, तो कौन से टेबल से डाटा डिलीट करना है। जब वो भी दे दिया, फिर उसको आपने बताना है कि कौन सी ID का डाटा डिलीट करना है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे ID दे दी। अब कंप्लीट ये उस तक पहुंच गया, ठीक हो गया। जब वो वहाँ तक पहुंच गया, फिर इसके अंदर हमारे पास होता है रिमूव फंक्शन फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के अंदर। अगर ऊपर आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पे रिमूव फंक्शन यहाँ पे कॉल भी हुआ। अब जब रिमूव करना तो इसके लिए मैं रिमूव फंक्शन को लगाऊंगा यहाँ पे ऊपर, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा यूजर रेफरेंस के किस डाटा को आपने यहाँ पे करना है डिलीट। तो ये ऊपर मेरे पास आ रहा है यूजर रेफरेंस, इसी को इसके अंदर मैं पास कर दूंगा कि फलान डाटा को आप डिलीट कर दो। जब ये हो जाए देन मेरे पास क्या हो, कुछ भी आपने शो भी तो करवाना है, तो देन मेरे पास एक इवेंट पास हो जाए, सर इवेंट नहीं, एक अलर्ट बॉक्स आ जाए यहाँ पे अलर्ट, और मेरे पास आ जाए डाटा डिलीटेड डिलीटेड। और जब ये अगर आपके पास ना हो तो मेरे पास एक कैच मेथड के अंदर आ जाए एरर, क्योंकि अगर ये फंक्शनैलिटी नहीं वर्क कर रही तो इसका मतलब एरर आ रहा है ना। तो हम कंसोल के अंदर सबसे पहले एरर प्रिंट करवाएंगे कि एरर आ कहाँ पे रहा है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा अलर्ट लगा दूंगा कि फेल्ड टू डिलीट, ठीक हो गया। अब सेव करेंगे, और अब मैं किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डाटा उसी वक्त उसी टाइम डिलीट हो गया, और ये मेरे पास अलर्ट भी आ गया डाटा डिलीटेड। और इसको ओके किया, अब किसी और को डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट करूंगा तो अगेन डाटा भी डिलीट हो गया और मेरे पास अलर्ट बॉक्स भी आ जाएगा। ये मेरे पास अलर्ट भी आ गया। अब हम डाटा को करेंगे अपडेट, कि हमने डाटा को डिलीट तो करवा लिया, हमने इसको शो भी करवा लिया, इसको हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर भी करवा लिया। अब हम इस डाटा को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे एक अपडेट का बटन लूँगा, सिंपल यहाँ पे लिखूँगा अपडेट। लेकिन अपडेट से पहले हम इसको करते होते हैं एडिट, तो मैं यहाँ पे पहले लूँगा एडिट, और फिलहाल के लिए मैं इस सारे को हटा देता हूँ ऑन क्लिक इवेंट को, और ये बटन मेरे पास आ जाएगा एडिट के लिए। अब मैं क्या करूँगा कि एडिट बटन के ऊपर क्लिक किया, ये वाला डाटा मेरे पास अगेन किसी फार्म के अंदर ओपन हो जाएगा। जब फार्म के अंदर ओपन होगा मैं अगेन इसको अपडेट कर लूँगा। अब फार्म को एडिट और अपडेट करवाने के लिए हम सबसे पहले ऊपर कोई स्टेट लेंगे। अब देखो दोस्तों, एक तो हमने सबसे पहले डाटा को एडिट करना है। एडिट का मतलब क्या है कि हमने एक एडिट बटन के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास एक अगेन फार्म ओपन होगा। जब फार्म ओपन होगा उसके बाद जो भी हमने उसके अंदर चेंजिंग करनी है, वो चेंजिंग करने के बाद अगेन हम क्लिक करेंगे तो वो डाटा मेरे पास अपडेट हो जाएगा। इसके अंदर दो फंक्शनैलिटीज़ लगेंगी, एक तो लगेगी डाटा को गेट करने के लिए, मतलब जब एडिट बटन के ऊपर क्लिक करें, फिर उसके बाद अपडेट। अब इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे दो कांस्टेंट, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट डिलीट होगी यहाँ से, अच्छा यहाँ पे। अब सबसे पहले हम देंगे इसको एक कांस्टेंट एडिट के लिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट दी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिट यूजर, यहाँ पे एडिट यूजर,
और फिर इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे सेट एडिट यूज़र, सेट एडिट यूज़र, इसको मैं इक्वल कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा यूज स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर दूंगा मैं नल। अब बाय डिफ़ॉल्ट नल का क्या मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे शो नहीं होगा। अच्छा, अब सेकंड में इसके अंदर लूँगा लूँगा एक अगेन कांस्टेंट जिसको मैं नाम दूँगा यहाँ पे यूज़र डाटा और इसको भी मैं लूँगा सेम स्टेट के अंदर ही। तो यहाँ पे मैं यूज़र डाटा फिर इसको दूँगा यहाँ पे मैं सेट यूज़र डाटा और इसको मैं इक्वल कर दूँगा यूज़ स्टेट के यहाँ पे और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं नेम, ईमेल जितनी भी कीज़ हैं वो सारी लूँगा। जिस डाटा को मैंने अपडेट करवाना है तो नेम मैंने दिया, फिर इसको मैं दूँगा यहाँ पे ईमेल और फिर उसके बाद मैं इसको पास कर दूँगा एज। यहाँ पे 3 मेरे पास फ़ील्ड्स हैं, तीनों को मैंने यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया, अब आ जाएँगे हम एडेड यूज़र के ऊपर सबसे पहले। अब देखो एडेड यूज़र के ऊपर क्या है कि जब एडेड यूज़र मेरे पास इनेबल होगा तो मेरे पास डाटा और होगा और अगर मेरे पास डाटा वो इनेबल नहीं होगा देन मेरे पास जो डाटा वो और शो होगा। अब उसको करने के लिए मैं आपको पहले समझाता हूँ, यहाँ पे नीचे हम आएँगे और यहाँ पे हम लगा देंगे एक कंडीशन, इससे बाहर आ जाएँगे। जो मेरे पास ऑलरेडी एक मतलब डिव लगी हुई है, यहाँ पे एक मैं लूँगा डिव और इस डिव के अंदर मैं शो करवा देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आप एडिट यूज़र यहाँ पे और यहाँ पे अगर एडेड यूज़र मेरे पास होता है यहाँ पे देन मेरे पास क्या को एक पेरेंथेसिस ओपन करो और यहाँ पे शो करवा दो h1 हेलो, यहाँ पे शो। अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा नल, यहाँ पे सॉरी नल मेरे पास ऑलरेडी, अगर मैं इसको यहाँ पे एम्प्टी करके इसके अंदर कोई भी डाटा दे देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे ताकि आपको आप लोगों को सही से नजर आए। अच्छा, पहले मेरे पास है यहाँ पे नल बाय डिफ़ॉल्ट नल और मैं अब मैंने यहाँ पे लगाया कि अगर मेरे पास वो मौजूद होता है देन मेरे पास यहाँ पे शो, अगर मैं यहाँ पे इसको कंडीशन लगा दूँ अगर मेरे पास नॉट एडिट होता है, मतलब अगर मेरे पास कंडीशन इसके उल्ट होती है देन मेरे पास हेलो प्रिंट करवाओ। लेकिन फिलहाल क्या है जो वो मेरे पास नल है, नल की वजह से मेरे पास ये शो नहीं हो रहा। जब वो नल नहीं होगा देन मेरे पास H1 शो होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सबसे पहले इसका मैं स्टेट यहाँ पे चेंज करूँगा, मैं इसके ऊपर एक इवेंट पास करूँगा ऑन क्लिक इस बटन के ऊपर और इसके ऊपर मैं पास कर दूँगा कि यहाँ पे एरो फंक्शन टाइप, यहाँ पे जिस तरह से हम एरो फंक्शन पास करते हैं कि हैंडल एडिट यहाँ पे ठीक हो गया और इसके अंदर मैं यूज़र को पास कर दूंगा पूरे को कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो पूरा जो यूज़र है ना वो इसके अंदर पास हो जाए। अभी जो हमारे पास है हैंडल एडिट, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे ऊपर लगा दूंगा। यहाँ पे बस हैंडल डिलीट आ रहा है, यहाँ पे कॉमेंट लगाया और यहाँ पे लगा दूंगा हैंडल एडिट, यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट हैंडल एडिट यहाँ पे और इसके अंदर जो पूरा यूज़र है वो पास कर दूंगा। पूरा यूज़र मैंने पास कर दिया यहाँ पे पूरा यूज़र। अच्छा, इससे बाहर आ जाऊँगा फिर इसके अंदर दूँगा कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास पहले क्या है हैंडल एडिट, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखूँगा कि सेट एडिट, ये सेट एडिट यूज़र और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा यूज़र। फिलहाल के लिए मैं यूज़र पास कर दूँगा। जब यूज़र पास किया अब इसकी जो वैल्यू है ना वो अब नल नहीं रही। अब मैं जैसे एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास हेलो शो हो गया। क्योंकि अब इसकी वैल्यू जो है ना वो नल नहीं रही। अगर इसकी वैल्यू नल होती तो ये मेरे पास शो नहीं होता, जिसकी जो इसकी मतलब डिफ़ॉल्ट कंडीशन थी वो। ठीक है? अब मैं इसके अंदर पास कर दूँगा आईडी। ठीक है? सॉरी बल्कि सही है कि जब भी एडिट के ऊपर हम क्लिक करें देन जो आईडी है ना इसकी वो इसके अंदर पास हो जाए। तो ये क्या होगा ये क्या करेगा कि उस स्पेसिफिक डाटा को इसके ऊपर पास कर देगा। फिर मैं इसके ऊपर पास कर दूँगा कि सेट यूज़र डाटा। सेट यूज़र डाटा और सेट यूज़र डाटा के अंदर मैं पास कर दूँगा इसको, यहाँ पे ऊपर जो मेरे पास स्टेट आ रहा है ना ये वाला, मैं इसको थोड़ा-सा ना यहाँ पे ताकि आप लोगों को चीज़ें सही से नज़र आएँ यहाँ पे। सब कोडिंग एक ऐसी चीज़ है इसमें बार-बार आपको एक-एक चीज़ समझानी पड़ती है यहाँ पे। अब सेट यूज़र डाटा मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये जो यूज़र्स है ना इसके अंदर डाटा वो सारा इसके अंदर पास हो जाए। जब इसके ऊपर ये हो जाए ना फंक्शनैलिटी लग जाए देन इस स्टेट के अंदर सारा डाटा पास हो जाए तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊँगा और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर पास कर दूँगा नेम। तो जो नेम वाली फ़ील्ड है ना उसके अंदर पास हो जाए यूज़र नेम, यूज़र डॉट नेम। ठीक हो गया? फिर यहाँ पे कॉमा लगा के जो मेरे पास है इसके लिए ईमेल, ईमेल के लिए पास हो जाए यहाँ पे यूज़र डॉट ईमेल। फिर मेरे पास जो ऐज है, ऐज की यहाँ पे की लूँगा उसके लिए मैं पास कर दूँगा यहाँ पे यूज़र डॉट ऐज। अब जो डाटा वहाँ पे आ रहा था क्लिक किया वो हमने यहाँ पे सेट एडिट के ऊपर पास कर दिया तो वो मेरे पास हेलो शो हो गया। हेलो शो होने के बाद ये जो सेट यूज़र है
उसके उसके ऊपर हमने डाटा को अपडेट करवा दिया। अब ये जो हमारे पास ये यूज़र डाटा ना, इसको हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। जिस तरह ये मेरे पास आ रहा है ना, ये एक सिंबल H1 है, H1 को यहाँ पे नहीं शो करवाता, मैं यहाँ पे पूरी डिव शो करवा लेता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर पूरी डिव शो करवाई। अब सिंबल इसके अंदर मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी आप लोगों को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं देता हूँ यूज़र डाटा डॉट नेम, सेव करूँगा और यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट के ऊपर क्लिक। एडिट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास डीएस उसका नाम आ गया जो यहाँ पे नाम मौजूद था। अगर यहाँ पे मैं एज लिखूंगा, मिसाल दे रहा हूँ आपको, एज लिखता हूँ, सेव करा, तो मेरे पास इसकी एज आ जाएगी। मतलब जो डाटा यहाँ पे मैं चेंज करवाना चाहता हूँ वो वाला डाटा मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस डाटा को एक इनपुट्स या फॉर्म के अंदर हमने इसको शो करवाना है, क्योंकि हमने अल्टीमेट इस डाटा को अपडेट करवाना है। तो अपडेट करवाने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्म लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसके लिए पहले ये जो डिव है वो इसको मैं क्लास लगा देता हूँ फॉर्म, ताकि सेम इस तरह का मेरे पास जो है ना स्टाइल बन जाए, क्लास और फॉर्म। एक मेरे पास अगेन बॉक्स बन जाएगा। अगेन जब बॉक्स बना तो इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा सबसे पहले फॉर्म का टैब, फॉर्म यहाँ पे, और फॉर्म के अंदर मैं दूंगा सबसे पहले इनपुट का टैग। यहाँ पे इनपुट जिसकी टाइप कर दूंगा मैं यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू इसको मैं पास कर दूंगा यूज़र डॉट, जो मेरे पास इसकी आ रही है यूज़र डाटा डॉट नेम यहाँ पे, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे क्लोज। तो जो इसका नेम है वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद इसको अगेन कॉपी पेस्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे ले लूँगा ईमेल, और फिर अगेन कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं ले लूँगा एज, और यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो अगर चेंज करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो अभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम अभी फंक्शनैलिटी सीख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मैं टाइप कर देता हूँ ईमेल। अब उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे बटन, बटन की हम टाइप कर देंगे सबमिट बटन, और टाइप इसकी यहाँ पे, उसको पहले टेक्स्ट भी दे देंगे सबमिट, या इसको हम दे देंगे अपडेट, ताकि मैं पता हो कि यहाँ से हम डाटा को अपडेट करवा रहे हैं। और यहाँ पे इसको दे दूंगा मैं टाइप इसके सबमिट, ठीक हो गया। अब जब इस अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। अभी अब फॉर्म सबमिट होगा तो अब सबमिट के ऊपर हमें एक अलग सीमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम हैंडल इनपुट जो है इसकी चेंज के ऊपर लगाते हैं, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा जो इनपुट है वो चेंज हो, क्योंकि अब इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा ना, मेरे पास वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अब उस वैल्यू को अपडेट करवाने के लिए यहाँ पे इवेंट लगाऊंगा, कॉन्स्टेंट लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा हैंडल इनपुट चेंज, हैंडल इनपुट चेंज। तो सेम जिस तरह का इवेंट हमने पहले लगाया था उसी तरह का मैं इसके ऊपर एक इवेंट लगा दूंगा। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा कांस्टेंट कर्ली ब्रैकेट्स नेम और वैल्यू दे दूंगा, नेम कॉमा वैल्यू। यहाँ पे पेज से बाहर आ जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट, और उसके ई डॉट टारगेट, और टारगेट लिखने के बाद मैं अगेन इसको दूंगा सेट यूजर डाटा। सेट यूजर डाटा के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे के ट्रिपल डॉट और यूजर डाटा, ये इसे हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। उसके बाद हम इसकी वैल्यू नेम और जो वैल्यू है उसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे। मतलब जो उसकी नेम और वैल्यू है ना, आपने उसको गैदर करना है, आपने उसके नेम के थ्रू आपने डाटा को गेट करना है। अब ये जो हैंडल इनपुट है ना, इसको मैं सब के ऊपर लगा दूंगा। अच्छा, अब जब इस सब के ऊपर लगाऊंगा तो इसको मुझे नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे देना पड़ेगा। नेम इसको दूंगा मैं यहाँ पे नेम, और सेकंड इसको मैं नेम दूंगा ईमेल, ईमेल, और जो थर्ड है उसको मैं दे दूंगा यहाँ पे, इसका नेम है एज, ठीक है। और सेम ये जो इवेंट है हम यहाँ पे पास कर देंगे ऑन क्लिक। फिर आप इसके ऊपर क्लिक, सॉरी ऑन चेंज, क्योंकि हमारे पास इनपुट है, ऑन चेंज के ऊपर हैंडल ये वाला, ठीक हो गया। सेम इसी को कॉपी करके मैं सब पे लगा दूंगा, यहाँ पे सेकंड पे भी लगा दिया और थर्ड पे भी लगा दिया, और इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, ठीक हो गया। अभी जो फॉर्म है ना हमारे पास, इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे कि जब हम फॉर्म को सबमिट करें देन क्या फंक्शनैलिटी जो है इसके ऊपर आए। तो मैं इसके ऊपर सिंबल लगा दूंगा ऑन सबमिट, जब हम फॉर्म को सबमिट करें देन इसके ऊपर एक एरो फंक्शन चल जाए, इसी के ऊपर मैं पास कर दूंगा ई, यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे ई, और इससे बाहर आ जाएंगे यहाँ पे ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसके अंदर पास कर दूंगा फंक्शन हैंडल अपडेट, ठीक हो गया। इसको सेव करता हूँ और इसको थोड़ा सा और यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे, कि जब भी हमें फॉर्म को सबमिट करना है सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा
ताकि आपको सही से नज़र आए कि इसके ऊपर हम इसी के अंदर इवेंट हम किस तरह से पास कर सकते हैं। ऑन सबमिट जब फॉर्म को सबमिट करेंगे, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मतलब जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, अगर हमारे पास डाटा कोई फील्ड खाली रह जाती है, तो मेरा फॉर्म खाली ना हो, उसके अंदर डाटा मौजूद रहे और हैंडल अपडेट और खाली भी नहीं होगा और मेरा जो पेज है वो भी अब रीलोड नहीं होगा। अब ये हैंडल अपडेट फंक्शन है, ये हम ऊपर जाके डिफाइन कर देंगे। अब ये बिल्कुल सिंपल सा है, जिस तरह से हम नॉर्मल जिस तरह से आप पीछे फंक्शन जो है ना यूज़ कर रहे हो सेम उस तरह से है। सिंबल यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे और यहाँ पे हमारे जो फंक्शन है उसका नाम हैंडल अपडेट यहाँ पे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले रेफरेंस क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट यूजर रेफरेंस और रेफरेंस के अंदर मैं दे दूंगा इसको रेफ, ये जो हमारे पास डाटाबेस से आ रहा है फंक्शन इसका रेफ, यहाँ पे रेफ दिया और रेफ के अंदर हम पास कर देंगे इसको डीबी। डीबी भी हमारे पास ऑलरेडी ऊपर लगी हुई है और उसके बाद मैं इसके अंदर बैकटिक्स दे के इसका दूंगा मैं यूजर्स वाला टेबल और उसके अंदर जो मेरे पास इसकी मतलब जो इसका एडिट यूजर है उसको पास कर दो एडिट यूजर। क्योंकि हमने पूरा डाटा को अपडेट करवाना ना, तो हमने पूरे डाटा को अपडेट करवा दिया। जब ये हमारे पास हो जाए यहाँ पे देन क्या करो, देन अपडेट फंक्शन जो है मेरे पास चल जाए। अब अपडेट जो है वो भी फायरबेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके अंदर पास कर दूंगा यूजर रेफरेंस। यूजर रेफरेंस ये ऊपर हमने पास किया कि ये वाला डाटा मेरे पास प्रीवियस डाटा के साथ अपडेट हो जाए। यहाँ पे यूजर डाटा, ये जो डाटा मेरे पास अपडेटेड डाटा है वो मेरे पास प्रीवियस डाटा के साथ अपडेट हो जाए। जब ये मेरे पास हो जाए डॉट देन मेरे पास क्या हो, देन मेरे पास एक फंक्शन चल जाए कि मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि डाटा अपडेटेड। मैं अलर्ट लगा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा डाटा अपडेटेड अपडेटेड। और अगर ये मेरे पास नहीं होता तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर कैच ब्लॉक भी लगाऊंगा। अगर मेरे पास नहीं आता तो देन एरर भी मेरे पास सेम उस तरह से शो हो जाए, कंसोल के अंदर मेरे पास एरर आ जाए और अलर्ट भी आ जाए कि सॉरी। ठीक हो गया। अब सेव करेंगे। अब मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास फॉर्म ओपन हुआ। अब इसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे बाबर और इसको करता हूँ यहाँ पे अपडेट, क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास क्या एरर आता है कि ये मेरे पास आ गया डाटा अपडेटेड, ओके किया और ये डाटा मेरे पास यहाँ पे भी अपडेट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई न्यू वैल्यू देना चाहूँ तो न्यू वैल्यू दे सकता हूँ और डाटा को अपडेट करना चाहूँ डाटा को अपडेट करवा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब इसको मैं अपडेट कर दूँ ना, अपडेट करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म गायब हो जाए, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे शो तो नहीं करवाई रखना ना। तो अब इसको मतलब ख़त्म करने के लिए हम ये जो सेट यूज़र है ना, ये वाला एडिट यूज़र, अब हम इसको अगेन नल कर देंगे। जब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डाटा अपडेटेड हो जाएगा ना, हम सेट यूज़र फॉर्म इसको हम अगेन नल पास कर देंगे, मतलब ये हमारे पास अगेन नल हो जाएगा। अब इसको हम अपडेट करेंगे और जब मेरे पास अलर्ट आएगा, अलर्ट आने के बाद ये फॉर्म भी मेरे पास गायब हो जाना चाहिए। ये अलर्ट आ गया, ओके किया और ये मेरे पास फॉर्म गायब हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे के अंदर एक करंट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो इन रिएक्ट जेएस एंड फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके सब के सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो।